हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ एनटीएससी का 2021 का स्टेज 2 का ऑब्वियसली एसएस का पेपर सॉल्व करूंगा एंड एट द सेम टाइम आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपको ये एसएस के पेपर को कवर करने के लिए ये रेफरेंस बुक, वो रेफरेंस बुक, यहां से मटेरियल, वहां से मटेरियल पढ़ना चाहिए। बट मैं आज आपको ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ प्रूव करूंगा कि आपको एनसीईआरटी की किताबों के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। Every question that we are going to solve today, I am going to help you with not only the standard, the section, the chapter, but also the page number from your book from where this question has been asked. Most of the questions are direct from the book. There are some questions जिनमें आपको थोड़ा analytical bent of mind से सोचना है, but of course that is the purpose of education, right? आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको उसकी बात समझ में आनी चाहिए, and if you are able to understand it well, then there is no reason why you would need any other study material to crack your NTSC stage 2. चलिए शुरू करते हैं. Let's begin the game. The very first question: in modern democracies, political power is distributed. The power sharing arrangements can take many forms. In the context of India, which statements are not true? सबसे पहले तो ना ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखा कीजिए, इनकरेक्ट है कि नॉट ट्रू है कि नॉट इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है, आप फ्लो में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट एक्साइटेड हो जाते हैं ऑप्शन ए को या फर्स्ट ऑप्शन को देख के, तो आपको लगता है कि शायद वही सही जवाब होगा, बट देन दैट कैन क्रिटिकली hamper your chances of clearing the exam. So give it a patient reading. Now that you know कि आपको ढूंढना है कि इनमें से ट्रू कौन सी बात नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑब्वियसली आप सब जानते हैं बच्चों कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स बनाए हुए हैं जिनमें पावर को बांटा गया है. आपने लेजिस्लेटिव एक अलग बॉडी रखी, एग्जीक्यूटिव रखा, जुडिशरी रखा, ताकि पावर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके. पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी. आप सब कोएलिशन गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं और महाराष्ट्र इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द सेम. तो कोएलिशन गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर कर रही हैं. पावर बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. अभी रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में पावर को शेयर करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है. अरेंजमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सर्टनली आपने फेडरलिज्म पढ़ा है तो आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, जिनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है. तो हमें यहां पे करेक्ट ऑप्शन दिखाई देता है 3. सिर्फ जो तीसरी वाली बात थी वो करेक्ट नहीं है. नाउ गोइंग टू फ्रॉम वेयर और विच पोर्शन इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड. तो ये आया आपके क्लास 10 के सिविक्स के पोर्शन का. पावर शेयरिंग नाम का चैप्टर है. पेज नंबर 8 और 9 पे आपको ये पैराग्राफ दिखाई देंगे. अगर इन्हें आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करना. सेकंड कह रहा है गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल्स के बीच में पावर शेयर करना. थर्ड पॉइंट सोशल ग्रुप्स की बात कर रहा है. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ओवर हियर. किसी को यहां पे कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती थी कि सर यहां पे भी तो लिखा है सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. तो रिलीजन वर्ड तो सर यहां पे भी आया है. अग्री करता हूं मैं बच्चों आपसे कि रिलीजन वर्ड यहां पे ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है. बट एक तो ये चैप्टर स्पेसिफिकली बेल्जियम के लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के एग्जाम्पल के बारे में था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये मेंशन किया गया है यहां पे, ना कि एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. एंड मोर ओवर एमसीक्यू के पैटर्न में आप जब भी पेपर सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपके पास जब 4 ऑप्शन होते हैं, यू आर सपोज टू पिक अप द ऑप्शन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. फिर वो चाहे लीस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना पड़े तो भी हमें उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि शायद ये चारों गलत लग रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज में तो रिलीजियस वर्ड यहां पे भी आ रहा है, स्टिल द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द थर्ड वाला ऑप्शन, बिकॉज आपको चुनना है कि कौन सा लीस्ट इनकरेक्ट है. ठीक है जी. तो इस तरीके से आपने देखा, आपका करेक्ट आंसर आपको मिल गया. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. When no party of a coalition gets a majority, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपने डिस्क्रिशन को यूज करके क्या करने वाले हैं? वो किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करवाएंगे? तो आपको यहां पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वेज द करेक्ट
करेक्ट यूज ऑफ डिस्क्रिशन। एक डिस्क्रिशन वर्ड का मतलब होता है बच्चों अपना पावर, तो एक प्रेसिडेंट अपने पावर को किस तरीके से यूज करेगा, यहां पे आपको करेक्ट फॉर्म ढूंढना है, ट्रू स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहला, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट डायरेक्टली जिसके पास में सबसे ज्यादा सीट है उसे नहीं बुला पा रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाती तो शायद प्रेसिडेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। द वेरी रीजन that this has to be done, this exercise is being done is because कि आपके पास में किसी पार्टी या किसी कोएलिशन के पास मेजॉरिटी नहीं है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर who in his or her opinion can muster majority support। मस्टर वर्ड का मतलब होता है कि वो इकट्ठा कर पाएगा, कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन को 1 मिनट पार्क करते, गलत नहीं लग रहा। प्रेसिडेंट में अपॉइंट द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। बच्चों अगर ऐसा होता तो शायद लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी इच्छा पूरी हो जाती और वो भी प्राइम मिनिस्टर बन पाते, बट ऐसा कोई सीनियर मोस्ट मेंबर को कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलाया जाए ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होते हैं। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी इन द राज्यसभा एज प्राइम मिनिस्टर। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा का प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। देयरफॉर वी विल हैव टू गो विथ मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट वाला ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली कहां से पूछा गया है, तो सिविक्स के क्लास 9 में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस नाम का जो चैप्टर है उसके पेज नंबर 68 में आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा, व्हेन नो पार्टी और कोएलिशन गेट्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। मैंने अंडरलाइन किया है यहां पे आपके लिए, कैन मस्टर मेजॉरिटी। आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वर्बैटिम आपको एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू इंस्टिल कि आपको दूसरे मटेरियल्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी मटेरियल को अच्छे से थरली कंप्लीट करें, यू वुड गेट द कॉन्फिडेंस। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंटिंग ट्रू पिक्चर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो 2 ऑप्शन अपने को पता करने जो कि नॉट ट्रू हो, यानी कि फॉल्स हो, तो फॉल्स ढूंढना है। मैं बार बार कहना चाहता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से ये नॉट को, ये इनकरेक्ट के आगे वाले इन को बहुत ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज परेशानी में अपने फंस सकते हैं। चलिए, तो पंचायती राज हैज इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन इंडियन डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, पंचायती राज की वजह से विमेन को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड भी होती हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हेल्प। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यहां थोड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे भी रिलक्टेंट थी, कभी भी वो बहुत ज्यादा पावर देना नहीं चाहते थे, वो कोशिश करते थे कि ग्राम सभा की इलेक्शंस जल्दी जल्दी ना हो। तो हमने किताब में भी पढ़ा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको पावर ही नहीं देना चाहती है, उनको बहुत ज्यादा एम्पावर नहीं करना चाहती है, तो कभी भी वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी उनके लिए अवेलेबल नहीं करवाती हैं, तो सी भी गलत है। पंचायती राज हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। ऑब्वियसली अगर आप डेमोक्रेसी को सेंट्रल लेवल से, स्टेट लेवल से, लोकल लेवल तक लेके जा रहे हैं, कैसे भी होते हो, बट पंचायत के चुनाव तो होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, लोग वोट डालते हैं, तो जो आपका सबसे छोटा यूनिट था वहां तक अगर आप डेमोक्रेसी को लेके गए हैं, तो ये पंचायती राज की वजह से ही संभव हो पाया है। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को और जड़ें देने में पंचायती राज सिस्टम ने मदद करी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी एंड सी। एग्जैक्टली कहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, दिस इज फ्रॉम क्लास 10 फेडरलिज्म नाम का जो चैप्टर है, जहां पे आपको पेज नंबर 26 में देखिए मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए, डीपन डेमोक्रेसी वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इंक्रीज विमेन्स रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको क्लियरली दिख जाता है मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेस। तो again direct question from the book without any difficulty. If you've read the book thoroughly, you would be able to cover this. Moving ahead, next question. Caste in politics have both positive as well as negative aspects. Which among the following is a negative aspect और इफेक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी? तो नेगेटिव वर्ड पे फोकस करना है आपको, इसमें से कौन सी चीज अच्छी नहीं है कास्ट सिस्टम के बारे में वो ढूंढनी है। तो बहुत इजीली अगर आप सिर्फ
कॉम्प्रिहेंड कर पाएं इन 4 ऑप्शंस को, और इनमें से कौन सी चीज़ आपको लग रही है कि ये डिजायरेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, अच्छी चीज़ नहीं है, तो बस वो आपका आंसर हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, सम मार्जिनल कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल अरीना. तो ये तो बुरी चीज नहीं, अच्छी बात है. अगर मार्जिनल ग्रुप, वो लोग जिनको पहले मौका नहीं मिलता था, अगर वो कास्ट सिस्टम की वजह से सामने आ पाए हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग बैड. Caste politics has helped people from Dalit and OBC caste to gain better access to decision making. Now again, this is also a very good thing. वो लोग जो शायद underprivileged थे, backward रह गए थे, because उनको मौके नहीं मिले थे participation के और involvement के, अगर caste की वजह से उनको मौका मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है. Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. तो पहले आपने क्या किया कि बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में अपने आप को बांट दिया, 70 कास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, कि जाट भी 100 तरह के हो रहे हैं, राजपूत भी 100 तरह के कास्ट्स में आपने अलग अलग डिवाइड कर दिए. बट जब पॉलिटिकल गेन की या माइलेज की बात आती है, तो कहीं ना कहीं क्या किया जाता है कि सारे जाट इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ कहते हैं भी हम अंदर जो भी सब कास्ट है उसको एक बार भूल जाते हैं, और ओवरऑल हम सारे लोग जाटों में आते हैं, या सारे लोग राजपूतों में आते हैं, या मराठों में आते हैं. तो उस तरीके से एक कहीं ना कहीं एक यूनिटी आ रही है उसकी वजह से. सो इवन दैट इज नॉट अ बैड थिंग. लास्ट, इन सम केस caste division leads to tensions, conflicts and even violence. So obviously it's a very clear कि इनमें से सिर्फ एक यही ऐसा ऑप्शन है जो कि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है. So correct answer is going to be this option. See guys, I can very well straight away read a question and then tell you कि देखो इसमें से नेगेटिव ये वाला था, तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन डी को क्लिक कर देना चाहिए था, बट दैट्स नॉट आवर वे ऑफ डूइंग इट. हम चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चंस को पढ़े, बिकॉज रियल लाइफ में जब आप एग्जाम में होंगे ना, तो कोई कितनी भी ट्रिक्स आपको सिखाए, कोई कितने भी तरीके से आपको फास्ट पेपर कंप्लीट करने को कहे, एग्जाम वाले दिन हमारी हालत बिल्कुल अलग होती है. वी आर वेरी नर्वस. आप सबको याद होगा जब आप कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं, तो आप ना अपना रोल नंबर, सीट नंबर भी कम से कम 10 बार चेक करते हैं. 3 3 2 2 6. तो एक छोटे से नंबर को लिखने के लिए आपको इतना समय लगता है, बिकॉज वी आर नर्वस. सो स्पीड कैसे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी कैसे करेंगे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ वो सारी चीजें आएंगी. बट अभी यहाँ पे आज जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम नॉट फोकसिंग एज मच ऑन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स. हम प्रॉपर तरीके से इसे सॉल्व करेंगे. सो सिविक्स के चैप्टर 10 में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का जो पोर्शन है, पेज नंबर 54 में, सॉरी डिड आई से सिविक्स चैप्टर 10, सिविक्स क्लास 10 के जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के पोर्शन में पेज नंबर 54 में डायरेक्टली मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. देखिए बच्चों, इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस. इट वाज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बिना किसी मुसीबत के यू शुड हैव गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिशेल बैशलेट, who was elected as president in 2006, became the first woman to be a defense minister in Latin American country Chile. Before being appointed as defense minister, she was. तो ये क्वेश्चन कई जगह पे, अगर आपने और जगहों पे कहीं पे सॉल्यूशंस देखे हैं, या आपके पास में सॉल्यूशंस व्हाट्सएप के थ्रू आए हैं, तो आप देखेंगे कई एस्टैब्लिश प्लेयर्स ने इस क्वेश्चन को आउटसाइड द सिलेबस बताया है, और ये कहा है कि ये जीके का क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के करिकुलम के बाहर का था. बट आई वुड लाइक टू ब्रेक दैट मिथ बच्चों. ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली आपकी किताब से था, ये भी आपकी किताब के बाहर से बिल्कुल भी नहीं था. आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ. पहले अपने आइए ऑप्शन देख लेते हैं कि मिशेल बैशलेट क्या थी. क्या वो एक एयरफोर्स ऑफिसर थे? क्या वो मेंबर ऑफ द सॉलिडेरिटी पार्टी थे पोलैंड के? क्या वो एक कैबिनेट मिनिस्टर थे पिनोशे डिक्टेटरशिप में? या फिर वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे ड्यूरिंग पिनोशे डिक्टेटरशिप? चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों पॉलिटिकल प्रिजनर. और मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कहां आपको ये चीज देखने को मिलेगी. तो सिविक्स का क्लास 9 का चैप्टर है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसके पेज नंबर 5 पे जब आप आज जाते हैं, उससे थोड़ा पहले ना वो पिनोशे की डिक्टेटरशिप के बारे में बताते हैं कि कैसे ही ओवरथ्रू एवरीवन एंड पुट पीपल इन प्रिजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वहीं पे एक पैराग्राफ आपके सामने आता है जहां पे लिखा जाता है कि क्या आप जनरल बैशलेट की डॉटर के बारे में आपको याद है, क्योंकि ऊपर के पेज में ना जनरल बैशलेट के बारे में बताया गया कि कैसे उससे पिनोशे ने पावर छीन लिया. और आगे लिखा है, टॉर्चर्ड अलोंग विद हर मदर
डॉटर हु वाज इम्प्रिजन्ड। तो ये जो डॉटर है बच्चों, दिस डॉटर इज नन अदर देन मिशेल बैचलेट। ये मिशेल बैचलेट के बारे में ही बात करी जा रही है। तो एग्जैक्टली ये चीज भी आपके एनसीईआरटी करिकुलम से डायरेक्टली लिया गया है। सो प्लीज डू नॉट लेट एनीबडी मेक यू बिलीव कि आपको ना 50 जगह का जीके पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 101% एनसीईआरटी करिकुलम को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मूविंग अहेड, फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ constraints. In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. Under the Indian Constitution, citizens do not have one of the following freedoms. यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले लो ना। हाँ, मतलब ये क्वेश्चन वापस से ले लूं ना। आई एम सॉरी, यहाँ लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट स्लाइड था ना, वहां से ले लेता हूं। यहां से मैं बताऊं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, freedom means absence of constraints. In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. Under the Indian Constitution, citizens do not have one of the following freedoms. तो पहले आपको फ्रीडम की एक डेफिनेशन दी गई है और फिर आपको ये बोला गया कि बताओ भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी फ्रीडम नहीं दी जाती। तो रैदर देन डायरेक्टली आस्किंग यू कि इन चारों में से कौन सी फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को नहीं दी जाती, उन्होंने ऊपर एक फ्रीडम की डेफिनेशन को भी इंक्लूड किया है। बट यू बीइंग सेंसिबल इनफ, यू वुड अंडरस्टैंड दैट दैट हैज नथिंग टू डू विद द स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते, फ्रीडम ऑफ असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। ऑब्वियसली इंडिया में सबको ये अधिकार है कि वो कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिया में हर व्यक्ति को ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, राइट। ही हैज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर उसकी कोई शिकायतें हैं, अगर उसको कुछ बुरा लगा है तो वो उसे व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ऑब्वियसली आई डाउट आप में से कभी किसी को रोका गया कि भाई दिल्ली से अगर आप हरियाणा जा रहे हैं तो हाँ भाई बताओ तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, वीजा कहाँ है। तो आप कहीं पे भी इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लास्ट इज फ्रीडम टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री। आई एम श्योर बच्चों आप लोगों को ये पता होगा, जो लोगों ने एस्पायर के तहत ओलंपियाड्स की तैयारी ऑर्फिकी के साथ करी है। आई एम श्योर हमारे डिस्कशन में हम कई बार इस बात को लाते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी नाम की एक चीज हुआ करती थी बच्चों, विच एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ फंडामेंटल राइट। यानी कि इंडिया को हर सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट थी, राइट टू प्रॉपर्टी। बट देन गवर्नमेंट रियलाइज दैट इसको एज अ फंडामेंटल राइट रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट विल मेक थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मेनी अ टाइम्स फॉर द सेक ऑफ द कंट्री आपको ब्रिज बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, आर्मी के डिप्लॉयमेंट के लिए आपको कुछ जगह दूसरों से लेनी होती है। और गवर्नमेंट अगर वो जगह लेना चाहे तो फिर आप खुद भी उसे रोक नहीं सकते। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, कि आपको राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली एक फंडामेंटल राइट के तौर पे नहीं मिली है। तो सिविक्स के क्लास 9 के एक चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, वहां पे आपको ये पोर्शन दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, जी हाँ। असेंबली इन पीसफुल मैनर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो तीनों ऑप्शन जो वहां पे दिए हुए थे प्रॉपर्टी वाली राइट के अलावा, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे गए हैं। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू पिक अप योर करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, various challenges that democracy faces throughout the world, given below are some of the major challenges। तो आपको ग्रुप 1 में challenges बताए गए हैं बच्चों, और ग्रुप 2 में बताया गया है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, आपको उनको सही को मैच करना है। चलिए, तो फाउंडेशनल चैलेंज है, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है, चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। थोड़ी देर पहले अपन ने डेमोक्रेसी को डीप करने वाली बात पढ़ी थी पंचायती राज में, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर वो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर वो चीज पहुंचती है
तो आप कह सकते हो कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो डीपन हो रही है, अच्छे से इलेक्शन हो पाते हैं तो डेमोक्रेसी डीपन हो रही है, ठीक है। प्रोसीजरल चैलेंजेस है, प्रोसीजरल चैलेंजेस में सीधी सी बात है कि जितने बेहतर तरीके से इंस्टीट्यूशंस फंक्शन कर रहे होंगे, जितने अच्छे तरीके से वो सारे लोग काम कर रहे होंगे, उतना ही हम कह पाएंगे कि डेमोक्रेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, जी, बी, एच, सी, ई और डी, एफ। आइए देख लेते हैं इनको। ए यानी कि फाउंडेशनल चैलेंज, फाउंडेशनल चैलेंज को मैच कर रहे हैं एस्टैब्लिशिंग अ सॉवरेन एंड फंक्शनल स्टेट। फाउंडेशन देनी है आपको, स्थापना करनी है किस चीज की, एक सॉवरेन और एक फंक्शनल स्टेट की स्थापना करने का जो चैलेंज होता है वो फाउंडेशनल चैलेंज में आ जाता है। नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से मतलब हमने क्या बात करी कि जितना ज्यादा निचले स्तर तक पहुंच पाएगा यूनियन गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट्स तक भी अगर आप डेमोक्रेसी को पहुंचा पाते हो तो आपने क्या किया है, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को अच्छे से ओवरकम किया है। चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस यहां पे कवर हो जाएगा। एंड डी के लिए फिर हमारे पास बच जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू गेट दिस ऑप्शन, कहां से ये पूछा गया, तो देखिए सिविक्स के क्लास 10 के चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी नाम के चैप्टर से पेज नंबर 102 में फाउंडेशनल चैलेंज में आपको देखिए मैंने बोल्ड करके नीचे दिखाया एस्टैब्लिशिंग अ सॉवरेन एंड अ फंक्शनल स्टेट। एस्टैब्लिश करना है, स्थापना करनी है आपको फाउंडेशन में, ठीक है। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन में आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर मिले। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में जितना आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाएंगे, जितना आप इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाएंगे उतना ही आपका डेमोक्रेसी डीपन होगा। अब यहाँ पे किसी बच्चे को शायद ये कंफ्यूजन हो सकता था कि सर वहां पे इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ के बारे में भी बोला हुआ था, प्रोसीजरल भी बोला हुआ था, तो कहीं वो चैलेंज का कंफ्यूजन हो जाता। तो बट देन आप देखिए कि जब भी इस तरह का मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होता है ना, इट्स रैदर अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज आपके पास में अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करने के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं आपको। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि भी फाउंडेशन चैलेंज कैन नॉट गो एनीवेयर एक्सेप्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सॉवरेन एंड फंक्शनल स्टेट, तो आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए मूविंग अहेड। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory, जिनको हम citizen कहते हैं, and also the relationship between the people and the government. Which of the following statements is correct? Correct statement आपको ढूंढना है, ठीक है। So it lays down limits on the power of the government and tells us what the rights of the citizen are. Now ये statement कुछ गलत नहीं लग रहा है, इसको एक बार पार्क करते हैं, बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं। It generates a degree of conflict। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो उल्टा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाता है, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इट डज नॉट स्पेसिफाई फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये भी बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं, सारी बातें बताई गई है कि कैसे गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, डिसीजन लेने के लिए कब कहाँ सिंपल मेजोरिटी चाहिए वगैरह वगैरह, सारे प्रोविजन यहाँ पे कवर्ड रहते हैं। It will not provide an opportunity to express the aspirations of the people about creating a good society। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं एक आइडियल सोसाइटी को कैसे बनाया जाए, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट्स के लिए, लीडर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज अ गाइडिंग मैकेनिज्म, जो आपको बताता है कि आपको कैसे सोसाइटी का निर्माण करना है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ अवर ऑप्शन ए and that is going to be the correct option। अगर अपने को इसे चेक करना हो तो आइए देख लेते हैं फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली इज दिस पोर्शन। सिविक्स के क्लास 9 के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन नाम के चैप्टर से बच्चों आपको स्ट्रेट अवे मैंने बोल्ड करके दिखाया है, लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस what the rights of the citizens are। और ये चीज समझा हुआ भी हो, अगर आपके पास चैप्टर, आप 2 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से पढ़ चुके हैं, या शायद उससे भी ज्यादा समय आपको हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताता है कि सिटीजन को कि उसकी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और जीरो इन ऑन दिस ऑप्शन। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए
हैना इज अटेनिंग द वोटिंग एज एंड इज हैप्पी दैट शी कैन वोट। बहुत खुश है वो कि उसको वोट करने का मौका मिल रहा है। आप लोग भी थोड़े समय में इस एज पे पहुंचेंगे। In her country, citizens can elect representatives but cannot share any observation about the leader of the country. Which of the following democratic rights is restricted for Hannah? देखिए, वोट करने का पावर दे देना 100% डेमोक्रेसी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े कि सऊदी अरबिया में वोटिंग तो है लेकिन उसे प्योर डेमोक्रेसी या सही डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता था, बिकॉज बहुत लंबे समय तक उन्होंने विमेन को ये राइट नहीं दिया था। या फॉर दैट मैटर चाइना जैसी कंट्री जहां पे आप वोट तो कर पाते हो लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी है या उसी से एफिलिएटेड लोगों को ही आप वोट कर सकते हो। तो यहां पे भी आपको वोट देने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन आप अपनी खुल के बात नहीं बता सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक आउट व्हाट योर एक्चुअल फीलिंग इज। आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिल रही है। तो ऑब्वियसली आजादी नहीं मिली है, इक्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटेड फेयरली की प्रॉब्लम नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन में तो आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, यहां पे आपको बोला गया है कि आपको बात करने नहीं दिया जा रहा है। तो राइट टू फ्रीडम करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज राइट टू फ्रीडम अपने आप में एक अम्ब्रेला राइट है बच्चों, जिसके तहत कई सारी चीजें आती हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है राइट टू फ्रीडम में आपको यह आजादी मिलती है दैट यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज फ्रीली। आप अपनी बात, अपनी ओपिनियन सबके सामने रख सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना गया है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो राइट टू फ्रीडम के अम्ब्रेला कवर के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following sets of items are included in the concurrent list of the Indian Constitution? इनमें से कौन सी चीजें concurrent list में कवर होती हैं बच्चों? तो आइए देखें, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। नोट छापने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो दोनों गवर्नमेंट्स इसमें डील नहीं करती। आपने कभी बैंक ऑफ पंजाब का नोट नहीं देखा होगा, राइट। सेंसस, रेलवे एंड स्पेस रिसर्च, अगेन दिस इज समथिंग विच इज हैंडल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पॉपुलेशन कंट्रोल, लेबर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखते हैं, ए तो डायरेक्टली आपको पता है कि ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, इसमें दोनों गवर्नमेंट्स काम करती हैं, दोनों गवर्नमेंट्स इसके लिए रूल्स बनाती हैं। तो आपके लिए ए तो करेक्ट आंसर में होना ही चाहिए। तो ए एन सी, ए एन बी, ए एन डी। अब हमें पता है कि बी और सी सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, तो ना तो ए एन बी सही जवाब होगा ना ए एन सी सही जवाब होगा। सो वी आर लेफ्ट विथ ए एंड डी एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। From where exactly is this being asked? Union list. This is civics में क्लास 10, चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, पेज नंबर 16-17 के अराउंड ये सारी बातें लिखी हुई है। और वहां पे क्लियरली देखिए, कंकरेंट लिस्ट, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। एरियाज लाइक फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन वगैरह यहाँ पे कवर हो जाता है। तो आपको आपका अगेन करेक्ट आंसर डायरेक्टली किताब से मिल जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो इससे पहले कि हम दूसरे पोर्शन में जाएं, दूसरा पोर्शन इज ऑब्वियसली यानी कि हम सिविक्स से अब बाहर जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एंटर इकोनॉमिक्स। बट ये क्लियर हमें यहाँ पे हो गया कि सिविक्स के सारे क्वेश्चन में कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं था, सब कुछ किताब से पूछा गया था एंड इट वाज स्ट्रेट अवे वर्बैटिम पिक्ड अप फ्रॉम द एनसीईआरटी करिकुलम। तो उसे अच्छे से कर लिया तो सिविक्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर इकोनॉमिक्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है। अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इन दिल्ली वाज सेटल्ड इन अ स्लम एंड अर्निंग इनफ इनकम टू लीड अ सबसिस्टेंस लाइफ। गुजर बसर हो रहा था, ऐसा उनके पास में इनकम का सोर्स था। दे वर माइग्रेंट्स फ्रॉम Bihar village in search of employment. During the COVID lockdown, they managed to be in Delhi with the support of philanthropists. Philanthropist मतलब जो लोगों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशन वगैरह देते हैं, लोकल गवर्नमेंट। However, they decided to go back to Bihar. They had enough money to buy food for another 10 days. आने वाले 10 दिनों के लिए खाना वगैरह खरीदने के लिए उनके पास पैसे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया they are going to go to Bihar by walk or through whatever transport service they could get. आप सब के दिमाग में वो इमेजेस अभी भी ताज़ा होंगी कोविड के दौरान when people were struggling to get back home.
So these guys also decided to do the same. During that travel, the family had to stop in various towns and villages for food and shelter. The family could not get enough food in most of the places because 3 अलग अलग कारण आपको बताए हैं कि रेस्टोरेंट्स बंद थे, या फिर इन सम प्लेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वाज मेड ओनली फॉर द लोकल रेसिडेंट्स, हर किसी के लिए नहीं था, सिर्फ जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उन्हीं को ये खाना बांटा जा रहा था या दिया जा रहा था। तीसरा कारण है कि आफ्टर नियरली 10 days द फैमिली डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर फूड। तो अब आपको इन 3 कारणों को कैटेगराइज करना है कि इनमें से कौन सा नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से था, कौन सा नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से था, और कौन सा इन एक्सेसिबिलिटी की वजह से था। सो इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स का बंद होना इज नॉट अफोर्डेबिलिटी इशू, इट इज ऑल्सो नॉट एन इन एक्सेसिबिलिटी इशू, इट इज मोर ऑफ अ नॉन अवेलेबिलिटी इशू। इन सम प्लेसेस डिस्ट्रीब्यूशन जो था सिर्फ लोकल रेसिडेंट्स के लिए था, तो ये भी अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, बट ये बात है खाना अवेलेबल भी था बट आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था या सर्टेन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, तो उसे हम रखेंगे इन एक्सेसिबिलिटी में। और 10 दिन ट्रैवल करने के बाद अगर उनके पास पैसे कम हो गए थे तो वो अफोर्डेबिलिटी की बात हो गई। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट था क्या। तो आंसर इज बिल्कुल सही। इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वहां के पेज 16-17 से डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिया गया है बच्चों। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, और फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रैनरीज। एक्सेसिबिलिटी की सबकी रीच में हो, रीच ऑफ एवरी पर्सन। वहां पे इन एक्सेसिबिलिटी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फूड अवेलेबल था लेकिन इन लोगों की रीच के बाहर था। Affordability is obviously when you have sufficient money to buy the food. So therefore we get our answer, fairly simple question directly. Next question. I purchased gold jewelry weighing 8 grams from a jeweler. He offered to reduce GST on the jewel. कि भैया GST तुमसे कम ले लूंगा अगर तुम बिल वगैरह ना मांगो मुझसे और कैश में पेमेंट कर दो। So I agreed. After 1 year, when I wanted to sell the jewel, at that time I found that the jewel was not made of 22 karat gold. यानी कि impure gold आपने खरीद लिया थोड़े से पैसे बचाने के लालच में। You in a way agreed to support the jeweler or the shopkeeper in and help him in the process of tax evasion. टैक्स को चुराने के प्रोसेस में आप भी भागीदार बन गए। और अब क्योंकि आपके पास में बिल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और आपने पैसा भी कैश में पे किया, तो बैंक अकाउंट का कोई ट्रांजैक्शन को प्रूव कर भी नहीं पा रहे हैं आप, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा। तो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर करेक्ट। पहला, I have no proof of purchase, hence I may not get my grievance addressed. This is very correct because आपके पास proof of purchase नहीं है, बिल नहीं है, पेमेंट को भी आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए टेंशन की बात है और आपके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल होना थोड़ा मुश्किल है। My statement that I purchased the jewel from a particular seller is enough to get my grievance addressed in a consumer court. कंज्यूमर कोर्ट में आपका ये बयान कि मैं तो इसी ज्वेलर से खरीदता हूं, इसी से मैंने खरीदा था, क्या ये इनफ होगा? आंसर इज नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड एविडेंस इन द कोर्ट। I should not have avoided payment of GST and I should have insisted on getting a bill. Obviously, आप जब भी कोई परचेज करते हैं तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, उनके कानून को माने, और अगर बिल पे सामान लेने का नियम है तो आपको बिल लेना चाहिए था प्रॉपर तरीके से। I have facilitated the jeweler to indulge in a series of tax avoidance. आपने उसको टैक्स चुराने में मदद करी है जिसकी वजह से वो शायद अपना इनकम टैक्स भी नहीं भरेगा और वो जीएसटी का पेमेंट भी नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरे बयान के दम पे मुझे रिड्रेसल मिल जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए, सी एंड डी। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से था। तो यहां पे मैंने इनडायरेक्ट लिखा है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जो आपका इकोनॉमिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वहां पे एग्जैक्टली ऐसा कहीं पे मेंशन्ड नहीं है डायरेक्ट
टर्म्स में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं डिस्कस किया गया, ऐसी लैंग्वेज नहीं आती है। बट पेज नंबर 84 और 89 पे दो अलग अलग ऐसे सेगमेंट हैं जहां पे आपको बिल के इंपॉर्टेंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है। और मोर ओवर जब आप हमने जब प्रिपेयर किया था तो ज़रूर इस बात को डिस्कस किया था, इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया था कि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में फोरम्स में जाके अपनी राइट एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपके पास में भी प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हेन यू बाय सम आइटम डू यू इंसिस्ट ऑन अ बिल, डू यू कीप द बिल केयरफुली। सो देखो, ना सिर्फ ये बताया गया है कि बिल मांगो, ये भी बताया गया कि बिल को संभाल के रखो ताकि आप अपना ग्रीवियंस रिड्रेसल करवा सको। एक और क्वेश्चन था जहां पे कि बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए गए हैं, इवेंट्स दिए गए हैं और आपको उनका करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। उसमें भी आपको दिखाई देता है ये लिखा हुआ, जिसमें बोला गया शी इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द बिल एंड वारंटी बिफोर द कोर्ट। पॉइंट नंबर एफ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये वाली बात मेंशन करी गई है। सो दो जगह पे हमें इनडायरेक्टली ये बात पता चल गई थी कि बिल होना जरूरी होता है। सो द करेक्ट आंसर is very clear. Moving to the next question, we have given some effects of नीचे आपको कुछ ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स बताए हुए हैं जो डेवलपिंग कंट्री पे पड़ने वाले हैं। आपको इनमें से चुनना है, क्लासिफाई द पॉजिटिव इफेक्ट्स। सो ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ओनली पिक अप दोज इफेक्ट्स विच आर पॉजिटिव। तो या तो आप ऐसा ढूंढें कि नेगेटिव ढूंढ लें फटाफट, और जो जो इफेक्ट नेगेटिव आपको नजर आ रहा है वो एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेवरदलेस आइए पढ़ लेते हैं। Consumers have more choice of commodities as imports from other countries are easy to access. Now obviously this is a good effect क्योंकि कंज्यूमर को ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि कैसे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में सिर्फ बजाज चेतक वॉज दी ओनली ऑप्शन और हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर वॉज दी ओनली ऑप्शन, या फिर वीडियोकॉन और गोदरेज के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही आपके पास में ऑप्शन थे। बट ग्लोबलाइजेशन आने के बाद में 50 ब्रांड्स हो गई, 50 मॉडल्स हो गए, तो ज़्यादा चॉइसेस मिलने लग गई। Access to foreign direct investments increase economic activities in sectors wherein the investment flows. आज अगर FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो उस सेक्टर में ज़्यादा काम होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इफेक्ट। Unrestricted exposure to Western culture is a threat to maintain our cultural objects. Now this is something जो कि शायद एक नॉट सो पॉजिटिव इफेक्ट है कि भाई आपको अगर लगता है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से, पाश्चात्य संस्कृति की वजह से आपकी संस्कृति को खतरा हो रहा है, आपके कल्चर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो वो ग्लोबलाइजेशन का एक साइड इफेक्ट या फिर डीमेरिट कंसिडर किया जा सकता है। तो सी शुड नॉट बी देयर इन माई करेक्ट आंसर। तो बाय डिफॉल्ट ACDEF लिखा हुआ जो है वो एलिमिनेट हो गया, CDEG लिखा हुआ जो ऑप्शन था वो भी एलिमिनेट हो गया, ABGC लिखा हुआ जो ऑप्शन था वो भी एलिमिनेट हो गया, और आपके पास करेक्ट आंसर आ गया ABDEF। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते। द नेटिव कल्चर्स एंड क्विजीन्स आर टेकन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो अवर कल्चर स्प्रेड्स टू अदर कंट्रीज इजीली। नाउ दिस इज अगेन अ पॉजिटिव इंपैक्ट कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज लेट अस से इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया का खाना, इंडिया का पहनावा, इंडिया का कल्चर वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे पहुंचा। वी हैव इजी एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स टू मार्केट आवर प्रोडक्ट्स। आप अपना सामान दूसरी कंट्रीज में बेच पा रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो फिर चाहे चाइना का एग्जाम्पल हो, वियतनाम का एग्जाम्पल हो, फिलीपींस का एग्जाम्पल हो, बांग्लादेश का एग्जाम्पल हो, एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इंडिया का एग्जाम्पल हो। बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी कंट्री में संभव हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Some domestic industries are adversely affected as they could not meet the competition from foreign companies and imported products. So यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाता है बच्चों कि G और C के अलावा बाकी सारी चीजें सही है। So correct answer is going to be ABDEF. आइए देखते हैं कि ये कहाँ से आपको मिलता है आंसर। तो इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, पेज नंबर 66 है। अगेन यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियरली ये मेंशन डायरेक्ट वर्ड्स में ये सारी बातें तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो यहाँ पे मेंशनड हैं, आपको दिखाई देगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, कंज्यूमर्स को एडवांटेज मिलती है क्योंकि उनके लिए वाइडर चॉइस आ जाता है, ठीक है। एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों से आपके लिए आंसर तक पहुंचना आसान हो जाता है। मूविंग अहेड, देर आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है। आपको असर्शन और रीजन को पढ़ना है और फिर चूज करना है कि क्या दोनों सच हैं या एक सच है एक गलत है। दोनों सच हैं और रीजन जो है वो सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में पिछले सालों में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस को देखा होगा। तो आइए पढ़ते हैं अपने। आपको असर्शन बताया कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट वैरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, यानी कि मुझे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया गया है या मुझे कैसे कोलैटरल सिक्योरिटी पे लोन दिया गया है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर समबडी एल्स। अलग अलग लोगों को अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऑफर किए जाते हैं। रीजन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। जाहिर सी बात है, मैंने अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के बैंक से लोन लिया और मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो मुझे शायद बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल गया। किसी और व्यक्ति ने किसी एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री या डॉक्यूमेंटेशन के काम में थोड़ी कमियां थी तो उसे शायद एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करना पड़ा होगा। दिस इज अनदर एग्जांपल। तो हमें पता चलता है कि दोनों स्टेटमेंट सच हैं और जो आर यानी कि रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ये वाला। कहां से मुझे ये मिला? इकोनॉमिक्स के क्लास 10 का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के पेज 45 में एग्जैक्टली ये दोनों लाइन वर्बैटिम में अपीयर होती हैं, जहां पे लिखा हुआ है द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वैरी सब्सटैंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर एंड दे मे वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो हमें ये दोनों चीजें डायरेक्टली मिल जाती है तो करेक्ट आंसर तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने एग्जाम में जिस तरह का ग्राफ आया तो उसको थोड़ा सा चेंज किया, बट दैट इज ओनली फॉर एस्थेटिक रीजंस, बट द एसेंस रिमेन्स द सेम। द बिलो ग्राफ शोज फॉलिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टुवर्ड्स बोथ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, विच वन इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो आपको दिखाया जा रहा है बच्चों की 1970-71 में आपका जो शेयर इन जीडीपी था एग्रीकल्चर का वो 45% था, जो कि 2010-2011 में रिड्यूस होके 17% हो गया। वेयर एज अगर शेयर इन एम्प्लॉयमेंट देखें तो वहां पे इतना ड्रास्टिक फॉल नहीं आया है, बिकॉज 70-71 में 72% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, और आज भी यानी कि 2010-11 के नंबर में भी ये अमाउंट 55% जैसा है, विच इज अ वेरी हाई प्रपोर्शन। तो इसके लिए क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन पे मैं पहुंच पाता हूं? पहला ऑप्शन देखता हूं, फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्कर्स, यानी कि लोग तो शायद बहुत काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, बट पर वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है। सो दिस इस ऑप्शन को एक बार पार्क करते हैं, बिकॉज दिस डज नॉट कम अक्रॉस एज अ वेरी रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट इज राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल गलत है। राइज इन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि कम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, बट यहां पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले 72% लोग काम करते थे और वो 45% ऑफ जीडीपी जनरेट करते थे। अब भी 55% लोग काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 17% ऑफ जीडीपी आप जनरेट कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता। नेक्स्ट लिखा है नो चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्कर। अगर एग्रीकल्चरल वर्कर की प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आता तो ये परसेंटेजेस में इस तरह का ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आई एम लेफ्ट विथ द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्कर्स, एंड दैट अपीयर्स टू बी द करेक्ट आंसर। कहां से हमें ये चीज पता चलती है? इकोनॉमिक्स के क्लास 10 का चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वहाँ पे इनडायरेक्ट रूप में आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है और आपको इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम तो कर रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं।
तो यहाँ पे अपने को पता चल जाता है इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, आप देखिए लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ about less than half the people. Does this mean that the worker in agriculture are not producing as much as they could? ये सारी जो पैराग्राफ थी इसके इर्द गिर्द ही घूमता है ये क्वेश्चन, और इससे आपको ये पता चल जाता है कि प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चरल वर्कर की वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उतनी हाई नहीं है जितनी की टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर के वर्कर की है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी प्रमोटेड इफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चों जब आप ऐसा डेवलपमेंट करते हो जो आपकी आज की जरूरतों को पूरा करता है और फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी माना जाएगा जब आप इस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिली, आपकी जनरेशन को मिली, आने वाले पीढ़ी को भी वो नेचुरल रिसोर्सेज मिले। तो पहला है रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज लेस देन द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन, यानी कि आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो कम है और जितनी नेचर रिसोर्स को दोबारा से रिप्लेनिश कर रहा है या रीजनरेट कर रहा है, रीफिल कर रहा है, वो स्पीड ज्यादा है। तो बहुत अच्छी बात है अगर मैं हर दिन 100 रुपए कमाता हूं और उसमें से सिर्फ 50 रुपए खर्च करता हूं, तो ऑब्वियसली दिस लाइफस्टाइल कैन बी सस्टेन्ड, राइट, क्योंकि आप रोज ज्यादा कमा रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कमाते हैं कम और खर्च ज्यादा करते हैं, तो उस लाइफस्टाइल को सस्टेन नहीं किया जा सकता है, राइट। तो पहला ऑप्शन गलत नहीं लग रहा, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज लेस देन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, यहां तक सब कुछ सेम चल रहा था, बट आगे उन्होंने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिख दिया है बच्चों, तो वो ऑप्शन पूरा तरीके से गलत हो जाता है, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन की स्पीड को कंपेयर करके मैं 100% सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर सकता। Rate of extraction of non-renewable resources is less than the rate of creation of its substitutes. तो again when I have option A जो कि बहुत ही clearly मुझे sustainable development की direct बात को बताता है, तो C is also not a very very appropriate answer. Rate of extraction of all resources is less than rate of its regeneration and creation. यानी कि अगर आप कम resources यूज कर रहे हैं और ज्यादा रिसोर्सेज रीजनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक अच्छी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ए में बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं था, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में फोकस कर रहा था। लास्ट वाला ऑप्शन ऑन द कॉन्ट्ररी हर तरह के रिसोर्स को कवर कर लेता है, तो वो हमारे लिए एक बेटर आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, कि जितना रिफिल किया जा रहा है उससे ज्यादा आप यूज करोगे तो वो ओवर यूजिंग कहलाएगा, वो ओवर यूजिंग कहलाएगा, यानी कि आप वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10 का डेवलपमेंट, जिसके पेज 15 में ये सारी बात मेंशन्ड है। कहीं ना कहीं थोड़ा इनडायरेक्ट था, बट स्टिल नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं, जो कि आपको क्लास 9 और 10 के एसएस में मिला के कम से कम 3 से 4 चैप्टर्स में कवर करवाया जाता है, दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पर्सन्स इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वल्नरेबिलिटी to poverty, that is from the least vulnerable to the most vulnerable. सबसे ज्यादा vulnerable कौन है से आपको इसको रैंक करना है टू द लीस्ट वल्नरेबल, मतलब किसको पावर्टी से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, दैट विल बी लीस्ट वल्नरेबल, और किसको पावर्टी से बहुत ज्यादा खतरा है, दैट विल बिकम योर मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। राहुल कंप्लीटेड 8th स्टैंडर्ड एंड इज वर्किंग एज अ बस ड्राइवर इन प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट कंपनी विथ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर एंड लेबर सिक्योरिटी कवर। पहली बात तो राहुल थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, दूसरी बात वो एक ऐसी जगह पे जॉब कर रहा है जहां पे उसको
प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिला हुआ है, लेबर सिक्योरिटी का कवर है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कैजुअली फायर किया जा सकता है. सो हिज जॉब इज काइंड ऑफ सिक्योर, ही इज इन प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट. तो ये बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं है. रितिश इज अ ग्रेजुएट एंड अ म्यूजिशियन. पढ़ा लिखा है, हुनर भी है, स्किल भी है, म्यूजिशियन है. ही अर्न्स लिविंग थ्रू कॉन्सर्ट्स इन लार्जर टाउन्स एंड सिटीज ऑल ओवर द कंट्री. तो ये तो फेयरली स्टेबल लाइफस्टाइल जी रहा है. ए ही इज एजुकेटेड, बी ही इज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड. तो वो ऑल ओवर द कंट्री कॉन्सर्ट्स करता है जिससे कि ही इज एबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव रामू इज एन इलिटरेट. रामू इज एन इलिटरेट एन एग्रीकल्चरल लेबरर. यानी कि एक तो वो रामू जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसकी खुद की जमीन भी नहीं है. एग्रीकल्चरल लेबरर है. लेबरर यानी कि वो किसी और के खेत में शायद मेहनत करता है, और वो भी कैसी जगहों पे, इन अ विलेज विथ ओनली ड्राई लैंड्स. तो बहुत ही ज्यादा ड्राई लैंड वाला जो एरिया होगा वहां पे पहली बात तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर लेबरर को बहुत ज्यादा हायर भी नहीं किया जाता होगा. तो ये बहुत ही ज्यादा रेड जोन में है, बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में है. पॉवर्टी में कभी भी ये गिर सकता है. ठीक है. रमेश कैन रीड एंड राइट एंड ही इज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एम्प्लॉयड ऑन डेली वेज बेसिस बाय कॉन्ट्रैक्टर इन अ बिग टाउन. रमेश शायद रामू से फेयरली बेटर कंडीशन में, बिकॉज एक तो उसे पढ़ना लिखना आता है, और दूसरी बात भले ही वो डेली वेज बेसिस पे काम कर रहा है. सो ही इज नॉट एज सिक्योर एज लेट अस से राहुल जो कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर के थ्रू कहीं पे जॉब कर रहा है. बट स्टिल रमेश इज इन अ बेटर पोजिशन देन रामू, बिकॉज आप देखिए कि वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन आपको दी गई है किताब में, जो ये बताती है वल्नरेबिलिटी वुड रेफर टू योर ऑप्शंस. व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट यू हैव, कि और क्या काम आप कर सकते हो. तो जिसके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं वो वल्नरेबल कम होता है. ठीक है. तो यहां पे अपने को क्या पता चला, तो रितिश इज इन अ वेरी वेरी गुड स्टेट. देन यू हैव राहुल, उसको भी बहुत ज्यादा रिस्क जोन में नहीं है. देन रमेश फॉलोड बाय रामू. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर. आइए आई विल शो यू इकोनॉमिक्स क्लास 9 का पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पेज नंबर 31. यहां पे अपने को बताया गया है कि वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब. तो रामू को अगर अपने कंसिडर करें, बिकॉज ही इज नॉट वेल एजुकेटेड, ही डज नॉट हैव एनी लैंड, ही स्टेज इन एन एरिया जो कि ड्राई एरिया है बहुत ही ज्यादा, तो उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है. इसीलिए वो वल्नरेबिलिटी में सबसे हायर डिग्री पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है. चलिए बहुत अच्छा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपने. अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अ कारपेंटर हैज वर्कशॉप नियर अ मार्केट प्लेस इन अ स्मॉल टाउन. He employed two persons A and B on daily wage. तो A और B दो लोगों को उन्होंने जॉब पे रखा है. द कारपेंटर इज नॉट हैप्पी विद दीज टू वर्कर्स. दोनों से ही खुश नहीं है. क्या शिकायत है उसकी? A इज इरेग्युलर, मोस्टली आइदर ही कम्स लेट और गोज होम अर्ली फॉर सम रीजन. मतलब रेगुलरिटी नहीं है उसकी, लेट आता है, जल्दी चला जाता है. बट यस ही कंप्लीट्स हिज असाइंड जॉब्स ऑन टाइम. यानी कि वो अपना काम लगभग समय पे कंप्लीट कर लेता है. बी ऑन द अदर हैंड इज रेगुलर. वो टाइम पे आ जाता है, टाइम पे जाता है, लेकिन बहुत स्लो है. ही टेक्स डबल द टाइम एज ए टू कंप्लीट द जॉब. द कारपेंटर पेज सेम डेली वेज. और दोनों को डेली का एक ही वेज दिया जाता है. Which of the following suggestion you would recommend to the carpenter? Now जो प्रेजेंट सेटअप है उसमें आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो अनफेयर है, बिकॉज एक व्यक्ति है जो टाइम पे आता जाता तो है, लेकिन काम की स्पीड उसकी हाफ है, क्योंकि वो डबल टाइम लेता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए. दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है, वो भी आइडियल नहीं है, वो भी लेट आता है, जल्दी चला जाता है, बट एटलीस्ट ही मैनेजेस टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? दोनों को ही अगर उनका रेम्यूनरेशन उनके काम पे आधारित कर दिया जाए, पीस जॉब पे उनको अगर हायर कर लिया जाए कि भाई इतने यूनिट बनाओगे तो इतना मिलेगा, इतने यूनिट बनाओगे तो इतना मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली बोथ ऑफ देम वुड गेट मोटिवेटेड टू वर्क मोर, स्पेंड मोर टाइम, एंड कारपेंटर को भी बाय डिफॉल्ट फायदा हो जाएगा कि भाई तूने 5 कुर्सियां बनाई,
तो तेरे को इतने रुपए दूंगा, 7 कुर्सियां बनाई तो तेरे को इतने रुपए दूंगा, जो फिक्स्ड सैलरी या फिक्स्ड वेज था डेली का वो हटा दूंगा। तो आइए ऑप्शंस पढ़ लेते। लेट द कारपेंटर पे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क सो दैट ही कैन मेक पर्सन ए मोर रेगुलर। अब अगर मैं पर आवर पे भी चला जाता हूं तो चलो ए को रेगुलर बना दूंगा, आई विल मेक श्योर दैट ही स्पेंड्स मोर टाइम एट वर्क, बट द प्रॉब्लम इज इट इज ओनली गोइंग टू सॉल्व एज इशू। बी का जो स्लो होने का इशू तो शायद उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। लेट द कारपेंटर पे द वर्कर बेस्ड ऑन द पीस जॉब। पीस जॉब पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं ना, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कौन कितने बजे आता है कितने बजे जाता है, दैट वुड नो लॉन्गर बी योर कंसर्न। योर कंसर्न इज गोइंग टू बी कि मुझे इतने यूनिट मिल जाते हैं और मुझे उसके हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी वेरी safe option. Let the carpenter pay only half the salary to person B as he is not as efficient as person A. आज अगर आप B को चलो हाफ सैलरी देने लग जाते हो, आपने B की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन A का इरेगुलरिटी आपको फिर भी खटकेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि वो लेट आता है, जल्दी चला जाता है। तो अगेन दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। लेट द कारपेंटर suspend person B and keep person A. Now this is also not going to solve the problem in totality. So out of the given options, this happens to be our correct answer. Now अब इसका आंसर के बारे में अगर अपने बात करें ना, तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स क्लास 9 का जो चैप्टर है आपका पीपल एज अ रिसोर्स, वहां से लिया गया है। बट येस, दिस इज अ वेरी वेरी इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सो नीडलेस टू मेंशन कि किसी दूसरी किताब से पढ़ा होता तो ये आंसर मुझे डायरेक्टली मिल जाता, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज आपको चैप्टर में नहीं दिखाई देगी, बट अगर आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा है, जहां पे ये बात आपको बता दी जाती है कि एक वर्कर जो होता है उसको डिफरेंट रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी के अनुसार, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू दैट ही एड्स, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a farmer's household in West Bengal, all the adult members were involved in the activities of the household's own farm. The household could earn enough income to lead a life with basic necessities of life and a little savings to meet emergency expenditure. चलिए, एक परिवार है, सारे के सारे लोग खेत में काम करते हैं अपने, और इतनी इनकम हो जाती है कि गुजर बसर हो रहा है, थोड़े बहुत पैसे बच भी जाते हैं। Last year, the eldest son, aged 40 years, was bedridden for almost a year due to a serious illness. Hence, he could not participate in the household's farming activities. However, the income of the household from agriculture did not decline. क्या बताना चाह रहा है ये कि फैमिली के कई मेंबर्स काम करते थे, एक पर्टिकुलर मेंबर जो था, एल्डर सन जो था, उसकी तबीयत खराब रही, वो काम नहीं कर पाया, पूरे साल बेड रिडन था, लेकिन इसके बावजूद उस परिवार की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाउएवर द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन। स्वाभाविक सी बात है, अगर 5 लोग 6 लोग मिलकर काम करते थे और उनमें से एक व्यक्ति पूरे साल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो आइडियली तो आपका प्रोडक्शन गिर जाना चाहिए, आपका आउटपुट गिर जाना चाहिए। बट यहां हम क्या देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां पे आप कहने को तो काम कर रहे हो, लेकिन आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप जो एडिशनल आउटपुट जनरेट कर रहे हो, वो निल या फिर नेग्लिजिबल है। तो यहां पे कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही रह सकता था कि क्लास 10 के पोर्शन में जब ये वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया ना, तो वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्ड ज्यादा यूज किया गया है, बट क्लास 9 में स्पेसिफिकली बच्चों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज किया गया है। सीजनल और गेनफुल ऑब्वियसली ये ऑप्शन मायने ही नहीं रखते, दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको लेके चलता हूं एग्जैक्टली उस जगह जहां पे आपको ये मिलेगा। इकोनॉमिक्स के क्लास 9 के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स में अगर आप देखेंगे, तो इन द केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, they have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. तो अब यहाँ पे बोला है the work requires the service of 5 people but engages 8 people. तो directly जो ये केस बनाया गया है वैसा ही एग्जाम्पल आपकी किताब में डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा disguised unemployment. I guess this was a very very simple question. Moving ahead. When a mobile service customer wants to port out from operator X to operator Y, आप मान लीजिए एयरटेल की सर्विसेज यूज किया करते थे, अब आप जियो में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवाना चाहते हैं, MNP जिसे कहा जाता है,
एंड द फॉर्मर डिनाइज परमिशन, आप ये चाहते हो कि भी आपका जो नंबर था 9812398123 वही नंबर मेंटेन रह जाए और आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बदल जाएं, आप एयरटेल की जगह जियो पे आ जाएं, लेकिन एयरटेल मना कर रहा है, बोला नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो कौन सी राइट को वायलेट किया जा रहा है? ऑप्शन है राइट टू सेफ्टी, अब यहां पे सेफ्टी का तो कोई मसला नहीं है, राइट टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन के बारे में भी कोई बात नहीं है, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों राइट टू चूज, क्योंकि जैसा आपके पास में किसी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है वैसे किसी को रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन है। तो अगर आप किसी की सर्विसेज नहीं लेना चाहते हैं और आप बाहर निकलना चाहते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो आपको रोक नहीं सकता। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एग्जाम्पल आपके क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर राइट्स के चैप्टर में पेज 81 पे आपको मिलता है, जहां पे बताया कि अभिरामी नाम की एक बच्ची है, उसने एक 2 ईयर कोर्स ज्वाइन किया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, शी वाज नॉट वेरी हैप्पी, उसने फीस पे कर दी थी, बट अब वो रिफंड मांगना चाहती है और वो उस कोचिंग क्लास को छोड़ के जाना चाहती है, कोचिंग क्लास वाले कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो इससे जुड़ी हुई ये बात है। और एग्जैक्ट लैंग्वेज अगर मैं आपको दिखाऊं आपकी किताब में, तो एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स a service in whatever capacity regardless of age, gender and natural service has the right to choose whether to continue to receive the service। यानी कि जैसा आपके पास में किसी को चूज करने का ऑप्शन है वैसे ही किसी को डिसकंटिन्यू करने का भी ऑप्शन आपके पास में होना चाहिए, और वो राइट टू चूज में ही कवर हो जाता है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Chhattisgarh shares boundaries with 6 states of India. Which one of the following is correct sequence of the bordering states in clockwise direction from starting from Jharkhand? ठीक है, अब यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहली बात तो ये क्वेश्चन फैक्चुअली थोड़ा सा गलत है, although that should not have any impact on your selection of the correct option। फैक्चुअली इसलिए गलत है बच्चों की छत्तीसगढ़ एक्चुअली 7 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ना कि 6। बट एज आई सेड कि आपके ऑप्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द 7th स्टेट एनी विच वे सबसे लास्ट में आता था वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो 7th स्टेट उत्तर प्रदेश है। और यहां पे कहीं पे भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। अब अगर आप देखो तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। आइए दिखाता हूं एग्जैक्टली आपको किताब में क्लास 9 में जो आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन पे इंडिया का एक मैप दिया हुआ है, वहां पे छत्तीसगढ़ आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों क्लियरली, और छत्तीसगढ़ पे आप झारखंड से अगर स्टार्ट करेंगे तो झारखंड के जस्ट नीचे उड़ीसा है, एक हल्का सा हिस्सा है आंध्र प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आ जाएगा, then you will have Telangana, Maharashtra, मध्य प्रदेश। बट इफ यू वेरी केयरफुली ऑब्जर्व, उत्तर प्रदेश का भी एक पोर्शन टच होता है छत्तीसगढ़ को, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि 7 बाउंड्रीज को वो टच करता है। नेवरदलेस आपके ऑप्शन को ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई यहां पे, बट यस भविष्य के एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है ये। चलिए मूविंग अहेड, इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोंग 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू तमिलनाडु, you will come across many river basins on your way. Which one of the following is the proper sequence of river basins? तो अब यहां पे बच्चों क्या है, हमें अगर पहले 4 का सीक्वेंस जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर्स हैं वो अगर अच्छे से पता हो, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो गंगा ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन्स में उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर, तो फर्स्ट वाला तो गंगा ही होना चाहिए, बट देन दिस इज नॉट सॉल्विंग एनी ऑफ माय प्रॉब्लम बिकॉज चारों ऑप्शन में गंगा सबसे पहले है। सेकेंडली इट शुड बी फॉलोड बाय नर्मदा, क्योंकि गंगा के बाद अगर आपको याद हो, आप लोग 9 और 10 में दोनों में ये पोर्शन पढ़ते थे कि जो पेनिनसुला रीजन है उसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, सेंट्रल फ्लैटलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। नर्मदा रिवर के बेसिस पे ही ये बाइफर्केशन करी जाती है कि उसके ऊपर वाला रीजन, उसके नीचे वाला रीजन, तो गंगा के बाद नर्मदा आना चाहिए, बट देन स्टिल दिस इज ऑल्सो नॉट सॉल्विंग माय प्रॉब्लम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज 3 ऑप्शन में गंगा के बाद नर्मदा आया है, राइट। फिर 2 जगह पे आपको महानदी का नाम दिया हुआ है, हाउएवर महानदी जिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड की ये बात चल रही है, जिस लाइन की ये बात चल रही है,
वहां से काफी अलग जगह पे है, तो महानदी शुड नॉट बी ओवर हियर. सो विद दैट आई एम लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ गंगा, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा. गंगा, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा. ये पोर्शन जो है ज्योग्राफी के आपके क्लास 9 के चैप्टर ड्रेनेज में इस तरीके का ये आपको मेजर रिवर्स और डैम्स जहां पे बताया हुआ है, वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको गंगा दिखाई देगा टॉप पे, फॉलोड बाय नर्मदा ओवर हियर. सरदार सरोवर के पास में आपको नर्मदा दिखाई देगा. उसके बाद में यू विल बी एबल टू फाइंड गोदावरी. गोदावरी के बाद कृष्णा. तो उसी एक ही लाइन में, सेम लाइन में ये सारे रिवर्स आ रहे हैं. तो यहां पे इनको सही ऑर्डर में पकड़ पाना, बिकॉज ऑफ दीज 4 रिवर्स इट वाज इजी. बिकॉज पालर या फिर पुन्नियार और ये रिवर्स जो है यहां पे शायद बच्चों थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है. तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा नहीं कहूंगा, बिकॉज एनी विच वेज मैप क्वेश्चन बच्चों के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज मैप की प्रैक्टिस आप थोड़ी कम करते हो. बट यस, क्या ये ऐसा था कि बिल्कुल ही अनसॉल्वेबल था? द आंसर इज नो, इट कुड हैव बीन सॉल्व्ड. अगर आपको वो 4 रिवर का ऑर्डर भी अच्छे से पता हो तो ये कर पाना उतना मुश्किल नहीं था. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. Which one of the following is not true about understanding the Indian monsoon? इंडियन मॉनसून के बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो, जो कि अभी चल भी रहा है बाय द वे, तो इंडियन मॉनसून के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों तो कौन सी चीजों को आपको पता करना है कि कौन सा इसमें से सच नहीं है. शिफ्ट ऑफ मॉनसून ट्रफ ड्यूरिंग समर. ट्रफ कहते हैं बच्चों इसको, आप सब जानते हैं कि एक एलोंगेटेड प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है ना. चलिए, तो ये सही है बिल्कुल. लो प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास एंड रिलेटिवली हाई प्रेशर ओवर द सी, ये भी बिल्कुल सही है. इसी की वजह से कहीं ना कहीं बारिश होती है. फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर टिबेटियन प्लेटू, यहां थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि टिबेटियन प्लेटू पे हाई प्रेशर नहीं होता है, उल्टा लो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे. द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर इंडियन पेनिनसुला, इससे भी प्रॉब्लम नहीं है. तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अबाउट द टिबेटियन प्लेट्यू. दिस इज नॉट अ वेरी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर ज्योग्राफी क्लाइमेट चैप्टर. पेज 30 पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा, द टिबेटियन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड during summer, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau. लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू. तो यहां पे ये चीज मैं एक बार फिर शायद ये 50वीं बार रिपीट कर रहा हूं इस पूरे सोल्यूशन में, कि एक एक वर्ड जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में मेंशन्ड है बच्चों, वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है. या तो आप 50 मटेरियल ढूंढते रहिए, 100 लोगों के पीछे घूमिए जिन्होंने एनटीएससी क्रैक किया है, उनकी मदद मांगिए, या फिर आप शांति से एनसीईआरटी की किताब को अच्छे से पढ़िए, और चांसेस है कि ऑप्शन 2 में आपके सक्सेस ज्यादा होगी. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर वर्ड जो यहाँ पे आता है इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ वी नो ऑल ऑफ दिस तो हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि सीमेंट इंडस्ट्री यूजेस रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन्स, कोल, gypsum. Which one of the following state provides suitable environment due to availability of these raw materials along with sufficient electricity for the production of cement? Now this question also I am not going to rate it as a very very easy question. ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है. बहुत ही ध्यान से जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उनके लिए इसको क्लिक कर पाना आसान होगा, बिकॉज एनी विच वेज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड चारों एक ही रीजन को बिलोंग करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ अस डू गेट कंफ्यूज्ड विद दिस रीजन. तो बहुत ज़्यादा had it been about the ईस्टर्न बेल्ट जहाँ पे कोल बहुत होता है, अगर झारखंड की बात हो रही होती, छत्तीसगढ़ की बात हो रही होती, तो फिर भी शायद ऑप्शन को चूज कर पाना आसान होता है. बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. हाउएवर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मेघालय बच्चों. और देखते हैं कि कहाँ हमें ये मेंशन किया गया है. ज्योग्राफी के मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज नाम का जो आपका चैप्टर है उसके पेज 50 में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे in Meghalaya there are large deposits of coal, iron ore, limestone, डोलोमाइट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. तो ये बहुत ही पासिंग में मेंशन था अबाउट मेघालय, एंड एलिमिनेशन से इस आंसर तक पहुंच पाना आसान था.
बट येस, अगेन आई वुड नॉट रेट इट एज वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस इन द पेपर. चलिए मूविंग अहेड बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the given statement and select the correct answer. Laterite soils are formed under the environmental condition of high temperature and heavy rainfall. कि काफी बारिश होती है, फिर सूखा होता है, और फिर बारिश, फिर सूखा, इस तरीके से चलता रहता है. Intense leaching results into the loss of humus content and lesser presence of microorganisms in the soil. तो heavy rainfall हो रही है, उस heavy rainfall की वजह से लीचिंग भी होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे सॉइल में वो चले जाते हैं. बिकॉज आप समझिए कि लीचिंग में क्या होता है, हेवी रेनफॉल की वजह से टॉप लेयर जो होती है वो वॉश ऑफ हो जाती है, वो वॉश ऑफ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, और दोनों बिल्कुल कनेक्टेड हैं, एक ही ट्रेन ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 2. तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है. चलिए मूविंग अहेड. आप अगर देखोगे यहां पे आपको ये आंसर भी मिल जाता है. लैटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मींस ब्रेक. द लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. उसके जस्ट बाद आपको बताया गया दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन. तो बिल्कुल सही बात थी. ज्योग्राफी के क्वेश्चन में से प्रॉब्ली दिस वाज अ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन, बिकॉज मैप के क्वेश्चंस और स्पेसिफिकली रिवर बेसिन्स को आइडेंटिफाई कर पाना शायद थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता था. चलिए मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया? विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल डेवलप्ड पोर्ट. बिल्कुल सही बात है. चेन्नई इज एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट. ये वाली बात बिल्कुल गलत है बच्चों. रिवरीन पोर्ट को आपको क्या समझना है कि जो इनलैंड वाटर फ्लो होता है रिवर का, जहां पे कि शायद वो सी से कनेक्टेड भी नहीं है, सी से थोड़े डिस्टेंस पे होता है यूजुअली, वो एक इनलैंड रिवर इन पोर्ट होता है. वेयर एज चेन्नई का पोर्ट आप सबको पता है कि बे ऑफ बंगाल में एक आर्टिफिशियल हार्बर क्रिएट किया गया है. तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है. मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. अंग्रेजों के जमाने से इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोर्ट्स, सो दैट्स करेक्ट. Tuticorin port in Tamil Nadu has a natural harbor and rich hinterland. Again, this is also correct. So, Chennai is an inland riverine port. ये आपका correct answer हो जाएगा. कहाँ exactly आपको मिलता है? Geography का class 10 का लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी नाम का जो पोर्शन है, वहां पे पेज 85-86 में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है. मैंने बोल्ड करके आपको दिखाया कि कैसे विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, कैसे मुंबई का पोर्ट सबसे बड़ा और स्पेशियस पोर्ट है, चेन्नई का जो पोर्ट है वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री है. अब ये आर्टिफिशियल पोर्ट का मतलब कैसा होता है बच्चों कि नॉर्मली हार्बर्स कैसे होते हैं कि लैंड मास ही ऐसा होता है वहां पे कि समुद्र का एक हल्का सा हिस्सा कॉर्डोन ऑफ हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है, कट के थोड़ा अलग आ जाता है, लैंड मास से कवर हो जाता है, ताकि वहां पे बहुत ज्यादा वेव्स और टाइड की हलचल ना हो. तो रिलेटिवली आसान होता है जहाजों को पार्क करना, ऐसा समझ लीजिए. लेकिन चेन्नई में ऐसा नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ता है? सी वॉल क्रिएट करनी पड़ती है. सी वॉल क्रिएट करनी पड़ती है एक आर्टिफिशियल हार्बर को बनाने के लिए. एंड चेन्नई इज द करेक्ट आंसर. ट्यूटिकोरिन का भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बच्चों दिखाई दे रहा है. दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड रिच hinterland. So this was again also not a very difficult question. Moving ahead, if the opening time for the central schools in India is 7:30 a.m. Indian Standard Time or IST, what will be local time at 094 degree east longitude and Sihor at 72 degree east longitude respectively? Now this मेरे पूरे एसएस के पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन मैं कहूँगा कि मुझे सबसे प्यारा ये क्वेश्चन लगा. इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों. और बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, आपको ये याद रखना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका लॉन्गिट्यूड क्या है. यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. और फिर जिन्होंने हमारे साथ तैयारी करी है, आई एम श्योर आप सबको याद होगा, हमने काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ों पे बात करी थी.
इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, प्रॉब्ली हमने कम से कम 3 लेक्चर लिए थे जिसमें हमने ये सारी चीज़ों को शुरुआती दिनों में अपना बेस डेवलप करने के लिए डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पे आपको ये पता होता है कि 1 डिग्री से लगभग 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। 1 डिग्री से 4 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो जब मैं 8230 से मैं अगर कंपेयर करूं 94 डिग्री और 72 डिग्री को, पहले तो मैं आंसर पे ले चलता हूं आपको। ये करेक्ट आंसर होगा 8:16 AM एंड 6:48 AM। कैसे ये आंसर आया आइए फटाफट देख लेते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे आपको मिल रहा है आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब आपको जो ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों, आपको जो ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 जगह के बारे में बताया गया है, जीरो और सीहोर के बारे में, इनको अगर आप 82 डिग्री 30 मिनट से कंपेयर करो तो एक जगह पे 10.5 डिग्रीज का फर्क है और एक जगह पे 11.5 डिग्रीज का फर्क है बच्चों। तो 10.5 डिग्रीज, और मैंने आपको बताया कि 4 मिनट का डिफरेंस होता है 1 डिग्री की वजह से। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोग पढ़ा करते थे कि अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा सबसे वेस्टर्न मोस्ट या नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट अपने गुजरात का अगर कंसिडर करें तो उसके बीच में लगभग 2 घंटे का फर्क होता है सनराइज में, है ना, टू बी प्रिसाइज 116 मिनट्स। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंडिया को 2 अलग अलग टाइम जोन्स में नहीं डिवाइड करना चाहते थे, तो हमने क्या किया, थोड़ा सेंटर में आके मिर्जापुर से गुजरते हुए लॉन्गिट्यूड को कंसिडर कर लिया हमने हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है जी, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने उसको अपना डिक्लेयर कर दिया। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 72 और 82.30 का फर्क अपना आ गया 10.5 का, तो 10.5 इंटू 4 करूंगा तो 42 मिनट्स। ठीक है, और आपको यह भी कंसिडर करना है कि कहां पे टाइम आगे होगा कहां पे टाइम पीछे होगा। तो आप देखिए, जिस समय आईएसटी में, लेट अस से जिस समय जिस समय अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हुआ, समझ लीजिए जिस समय हमारा जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे जिस समय सूर्योदय हुआ, लेट अस से वहां पे 5 बजे सूर्योदय हो गया। 5 बजे अगर वहां पे सूर्योदय हुआ है तो अभी तक तो गुजरात में सूर्योदय होने के 2 घंटे बाकी है, बिकॉज उनके बीच में काफी फर्क है। तो गुजरात में भी सूर्योदय नहीं हुआ है, तो गुजरात एक्चुअली टाइम वाइज क्या चल रहा है, पीछे चल रहा होता है, राइट। तो जब गुजरात में 3 बज रहे होते हैं रात के, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी 5 बज चुके हैं और सुबह हो चुकी है और वहां पे सूर्योदय हो चुका है। तो आपको ऐसा समझना है कि जितना आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं बच्चों, जितना आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 8230 से अगर अपने कंपेयर करेंगे हमारे जीरो और सीहोर को, तो हमारे लिए आंसर निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। 10.5 इंटू 4 करूंगा तो 42 मिनट्स, और 11.5 इंटू 4 करूंगा तो 46 मिनट्स। 46 मिनट्स और 42 मिनट्स का मेरे पास में ये टाइम का डिफरेंस आया। और जैसे ही आप उस 7:30 पे 46 मिनट्स को ऐड कर देते हो, 7:30 पे 46 मिनट्स को आप ऐड कर देते हो, तो आपके पास में टाइम आ जाता है 8:16। और जब आप 42 मिनट्स लेस कर लेते हो, जब आप 42 मिनट्स लेस कर लेते हो बच्चों, तो आपके पास में टाइम आ जाता है 6:48। 6:48 का टाइम आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट येस इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मजा आया ये क्वेश्चन सॉल्व करके। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 में बोला है कि एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज वेर लार्जली रिस्पॉन्सिबल सॉरी फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो ठीक है, एक फैक्ट बताया आपको कॉलोनियल पीरियड के दौरान क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्टेटमेंट 2 कहता है अनइक्वल एक्सेस, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility
फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग आर द कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ना आपको नहीं लगता बच्चों कि ये दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है? एक में आप कॉलोनियल पीरियड की एक सर्टेन चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे में आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट जो यहाँ पे हमारे पास में है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो अपने क्या कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस फॉर स्टेटमेंट 1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दो जो स्टेटमेंट्स थे ये आपके ज्योग्राफी के क्लास 10 के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी से पिकअप किया गया है। चलिए मूविंग अहेड, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बच्चों समझाने का नहीं है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर अमंग वुलार लेक, हरिके, सांभार लेक एंड केबुल लामजाओ? अब अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन फिर भी आसान बन जाता है बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस दैट हैव बीन गिवन। नाउ हाउ कैन वुलार लेक बी अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और अ नेशनल पार्क, राइट? तो सांभार लेक, वुलार लेक, ये इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया तो है ही, तो आपको यहां पे फिर बाय डिफॉल्ट इन गिवन ऑप्शंस में से वेटलैंड इज द ओनली प्लॉजिबल आंसर दैट यू कुड हैव थॉट अबाउट। वेटलैंड्स कैसे होते हैं बच्चों? कई बार कुछ पॉन्ड्स को, कुछ ऐसे रिवर्स जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो नहीं करते हैं, कभी उनमें पानी रहता है, बाकी टाइम पे उन पे पानी नहीं रहता है, तो उन एरियाज को भी अपने वेटलैंड्स में कंसिडर कर सकते हैं। लेक्स को भी वेटलैंड्स में कंसिडर करा जा सकता है। वेटलैंड्स अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन होता है। वहाँ पे एक बिल्कुल अलग तरह की सॉइल डेवलप होती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है पानी से भरे होने की वजह से, जिससे कि एक बिल्कुल अलग तरह का प्लांट एंड एनिमल लाइफ वहाँ पे फ्लरिश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटलैंड। अपनी किताब में जहाँ पे ये डिस्कस्ड है थोड़ा बहुत, तो क्लास 9 में ड्रेनेज का जो पोर्शन है वहीं पे आप देखोगे तो ये सारी लेक्स के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। पुलिकट लेक हो, सांबार लेक इन राजस्थान हो, या फिर वुलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर हो, तो ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन थी। तो वेटलैंड्स हमारे लिए एक रीजनेबल ऑप्शन बचता था। मूविंग अहेड, कॉलम 1 में बच्चों स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं और कॉलम 2 में आपको सेक्स रेशियोज बताने हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार सेक्स रेशियो कैसा है ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें से सबसे पहली और सबसे आसान चीज जो होनी चाहिए, हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, साउथ में बहुत ही अच्छा है। साउथ में बहुत ही अच्छा है। ऑल द स्टेट्स इन द साउथ हैव अ वेरी वेरी इंप्रेसिव सेक्स रेशियो। तो तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट वाला 996 वाला होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इन द मोमेंट यू हैव दैट क्लैरिटी, तो ए विल गो विथ 3, एवरीथिंग एल्स बिकम मूट, राइट? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल का रेशियो अच्छा है, तो बी विल गो विथ 1 यानी कि 950। महाराष्ट्र के लिए 4 यानी कि 929 एंड मध्य प्रदेश के लिए 931। सो माय करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी A3 B1 C4 D2। इस पोर्शन को भी अगर अपने देखें तो डायरेक्ट ये पोर्शन भी आपकी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन सेक्स रेशियो या सेंसस ये सारी चीज़ें डिस्कस्ड रहती है आप लोगों के सिलेबस में भी, तो इस क्वेश्चन को भी हम अचीव कर सकते थे। ये एक मैप मैंने आपको दिखाया है जिसमें कि स्टेट वाइज सारे जेंडर रेशियोज मेंशन करे गए हैं। ठीक है जी, चलिए जी, वेरी वेरी गुड। मूविंग अहेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वेर ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन? रशिया में जब ये मूवमेंट हुआ उसके बाद में बोल्शेविक्स ने क्या क्या चेंजेस करी? ठीक है, आइए देखते हैं। Most industries and banks were nationalized in November 1917. Of course, they wanted to exercise full control, तो वो उनको nationalize कर लेते। Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. This was probably one of the very prominent reason why ये revolution popular हुआ, because आप land का access देना चाहते थे, power देना चाहते थे लोगों को, तो this is also true. In
villages, Bolsheviks enforce the integration of large houses with no regard for family requirements. ये गलत है बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने फैमिली रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सारा काम किया था, रैदर देन सेइंग कि विथ नो रिगार्ड फॉर फैमिली रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, मैंने आपको बताया है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आपको ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है ना. तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, अगेन दिस वाज आल्सो वेरी वेरी करेक्ट पॉइंट. तो यानी कि सिर्फ जो थर्ड वाला पॉइंट है वो सही नहीं है, बाकी सारी बातें सही है. तो एक ही ऐसा ऑप्शन है मेरे पास जिसमें कि पॉइंट नंबर 3 अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसी को क्लिक करूंगा एंड दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. कहाँ आपको ये पोर्शन मिलता है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, पेज नंबर 39, हिस्ट्री में ऑब्वियसली क्लास 9 का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर. इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस रादर देन सेइंग इंटीग्रेशन ऑफ हाउसेस. इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है, पार्टीशन मतलब तोड़ना होता है. पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स. ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया. ये यूनिफॉर्म थी जिसे कि नया डेवलप किया गया था. तो करेक्ट आंसर हमें मिल जाता है. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is incorrect about the portrayal of Marianne and Germania? ठीक है, a very good question this is also. France's female allegory Marianne underlined the idea of a people's nation. सही है, बिल्कुल सही बात है. एलेगरी आप जानते हैं, जब एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे वो भारत माता हो या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो. Marianne's characteristics were drawn from those of liberty and the republic, the red cap, the tricolor, the cockade. ये सारी चीज़ों को भी बहुत डिटेल में आई एम श्योर आपने भी पढ़ा है, तो आपके लिए इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है. आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, रिमाइंड मी. जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन. फेयरली सिंपल, फेयरली डायरेक्ट. जर्मेनिया एलेगोरी बन चुका था जर्मन नेशन का, ये भी सही है. Germania wears a dress of oak leaves as these leaves stand for peace. Now ये गलत बात है, क्योंकि ओक का हीरोइज्म का सिंबल होता है. ओक इज ए सिंबल फॉर हीरोइज्म, और प्लस ऐसा कोई ड्रेस नहीं था, राइट ऐसा कोई ड्रेस नहीं था. क्राउन ऑफ ओक लीव्स था फॉर ऑलवेज, क्राउन ऑफ ओक लीव्स था, एंड दैट क्राउन ऑफ ओक लीव्स वाज अ साइन ऑफ heroism. So this is going to be the correct option. This also should not have been very difficult. ये by default एक बहुत ही important portion है, and I'm sure आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ के ही जाना होता है. चलिए आगे चलते हैं. From the following, identify the correct statements relating to indentured labor migration from India. इंडेंचर्ड लेबर की कहानी हम सब ने सुनी है बच्चों. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपके साथ में वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स का एक फैक्ट शेयर किया था कि कैसे इतने सारे इंडियन ओरिजिन के क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये इंडेंचर्ड लेबर्स का मूवमेंट था इंडिया से. आइए देखते हैं. इन द 19th century, thousands of Indian laborers went to work in plantation, mines and रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन. बिल्कुल सही बात है, कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे. मोस्ट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर केम फ्रॉम प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया सच एज पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान. यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर जो लोग थे वो बिहार, यूपी, यस कुछ लोग ड्राई रीजन से भी गए थे, बट स्टिल पंजाब हरियाणा के लोग ज़्यादा नहीं गए थे प्लांटेशन वर्कर्स बन के. The indentured network, which has often been described as a new system of slavery for the laborers, found the most pathetic and terrible conditions of living and working on their arrival in places like Caribbean Islands, Mauritius, Fiji, Ceylon and Malaya. ये बिल्कुल सही बात है कि उन लोगों को 14-14, 15-15 घंटे काम करवाया जाता था. बारिश, सर्दी, तूफान, गर्मी कुछ भी हो, they had to work, they had no option, है ना. तो ये सारी बातें सही है. Some indentured laborers found innovative ways of expressing themselves by blending their own cultural ethos with that of the new place. तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि क्विजीन पे असर पड़ा, कैरेबियन के, जमैकन के क्विजीन पे, म्यूजिक पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कि इंडियन फ्लेवर आपको देखने को मिल जाता. तो करेक्ट, सारी बातें सही थी, सिर्फ सेकंड वाला जो पॉइंट है वो सही नहीं है, बिकॉज स्टेट्स के नाम वहाँ पे गलत हैं. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा.
कहाँ एग्जैक्टली आपको ये चीज़ मिलेगी बच्चों? पेज नंबर 63 पे आपको ये वो वाला आंसर मिल जाएगा जहाँ पे स्टेट्स के नाम आपको क्लियरली दिख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइव्स ऑफ वर्कर्स इन अर्ली 19th century इंग्लैंड आर ट्रू? Not all of them had access to jobs in the city, as urban employment still depended on social and familial connections. आपको क्या ढूंढना है बच्चों? Which of the following statements about the lives of the worker are true? True वाले पोर्शन ढूंढना है, तो ठीक है, अच्छी बात है। Work was largely seasonal, which meant the poor had to return to the streets or to the countryside whenever the busy season was over. अच्छी बात है ये भी। They welcomed the introduction of new technologies such as spinning jenny as they thought that their work would become easier with the new device. अब यहाँ प्रॉब्लम है पूरी, क्योंकि मैं अगर एक क्राफ्ट्समैन हूँ और हाथ से काम करने वाला वर्कर हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजी जब पहले पहले आएगी तो मुझे तो चिंता सताएगी कि ये मेरी नौकरी खा जाएगा, ये मशीन है इसकी वजह से मेरा हाथ से काम चला जाएगा। तो स्पिनिंग जेनी को लेके काफ़ी विद्रोह हुआ था और महिलाओं ने अटैक करा, कोशिश करी स्पिनिंग जेनीज को तोड़ने की, बिकॉज उनको ये चिंता सता रही थी कि स्पिनिंग जेनी की वजह से उनका हाथ से रोजगार जो है वो चला जाएगा, छिन जाएगा। Even as daily wages increased, the impact was mitigated on account of small number of days for which most of them were employed. ये भी बिल्कुल सही बात है कि भले ही शायद आपको पगार ज़्यादा मिल रही थी लेकिन आपको साल में कम दिन काम मिलता था। तो किसी और स्टेटमेंट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है अपार्ट फ्रॉम द थर्ड स्टेटमेंट, स्पिनिंग जेनी को वेलकम करने की बात। सो वी जस्ट हैव दिस ऑप्शन जहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट मेंशन नहीं है। तो कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 87 में, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री चैप्टर क्लास 10 का। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल हो गए थे, वो लोग अटैक करना चाहते थे to the introduction of new technology. When the spinning jenny was introduced in woolen industry, women who survived on hand spinning, जो अपने हाथ से काम करते थे, began attacking the न्यू मशीन्स। तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी इजी। तो देखिए कई सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं ना बच्चों, उसमें चार चार स्टेटमेंट आपको दिखाई देते हैं, देखने में शायद क्वेश्चन बड़ा लग रहा होता है, बट ये क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत आसान होते हैं। आपको कोई एक स्टेटमेंट भी अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये तो 100% गलत है या ये तो 100% सही है, तो आपके लिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना काफी आसान बन जाता है। ठीक है, बस अपनी इंग्लिश की कमांड मजबूत रखिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ उसे आप समझ पाते हैं अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग अहेड, with regard to the relationship between print culture and the French Revolution, which of the following statements are true? Print culture caused the ideas of the Enlightenment, reason and rationality to reach a large number of people, which weakened the authority of the church and the power of the state. बिल्कुल सही बात है। अलग अलग जो फिलोसोफर्स आए वो अपनी बातें लिखने लगे, बताने लगे कि भाई ऐसा कोई डिवाइन राइट नहीं होता, किसी के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता है, राजा को भी सवाल पूछा जा सकता है, एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल, हर व्यक्ति की राइट्स इंपॉर्टेंट होती। ये सारी बातों को जब आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली चर्च का पावर, मोनार्की का पावर कम होने लगा। By the 1780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. तो जाहिर सी बात है, जैसे आज न्यूज़पेपर में कार्टून्स भरे होते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए, उसी तरीके से उस समय भी राजा महाराजाओं के ऊपर कटाक्ष होने लग गया था, क्रिटिसिज्म आने लग गया था प्रिंट मीडिया में। Print created a new culture of dialogue and debate that made people reevaluate their long-held views, beliefs and assumptions. जो थर्ड स्टेट था, जिसे इतने सालों से यही बताया जा रहा था कि भाई तुम्हारा जन्म हुआ है ये जीवन को जीने के लिए, और राजा जो है वो भगवान का रूप होता है और उसके सवाल को, उसके किसी डिसीजन पे कभी सवाल नहीं करते। ये सारी जो उनकी इतने बरसों की बिलीफ थी, उस सारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया प्रिंट कल्चर ने, तो ये भी सही है। प्रिंट कल्चर स्प्रेड इन अ वे दैट इट did not at all become the means for the expression of monarchical and church propaganda. Now ये स्टेटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम कैसी है कि देखो, आज अगर मैं बात करूं न्यूज़पेपर के बारे में बात करूं, अगर हमें न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे जो कि पॉलिटिशियंस की बुराई कर रहे हैं, तो क्या हमें ऐसे न्यूज़पेपर नहीं मिलेंगे जो पॉलिटिशियंस की तारीफ कर रहे हैं? आज अगर किसी न्यूज़ चैनल में किसी पॉलिटिशियन को भला बुरा कहा जा रहा है, उसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे भी न्यूज़ चैनल्स मिल जाएंगे जो पॉलिटिशियन की तारीफें कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले लेके उनको एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं, उनको सेलिब्रेट करवाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई मीडियम आता है, आइदर पार्टी वुड वांट टू
कैपिटलाइज ऑन इट एंड यूज इट। तो ऑब्वियसली मोनार्क्स ने भी प्रिंट कल्चर का फायदा उठाने की कोशिश करी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, चर्च ने भी अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए प्रिंट कल्चर को यूज करने की कोशिश की, और काफी हद तक काफी लंबे समय तक उनका ये एजेंडा चला। तो ऐसी सिचुएशन में फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, सो आई एम लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन विच डज नॉट हैव 4 इन इट, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पेज नंबर 116, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड में क्लास 10 के चैप्टर में आपको ये लाइन दिखाई देती है, they were also exposed to monarchical and church propaganda, but we must remember that people did not just read one kind of literature, यानी कि लोगों के पास में सिर्फ एक ही तरह का लिटरेचर नहीं आ रहा था, एक ही तरह के न्यूज़पेपर, एक ही तरह के न्यूज़ चैनल्स नहीं होते हैं ना, वैसे ही फ्रांस की जनता को भी दोनों ही तरफ का स्टेटमेंट सुनने को, आई मीन टू से पढ़ने को मिलता था प्रिंट में। तो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। मूविंग अहेड, next question, which of the following were associated with non-cooperation movement? It was the first movement started by Mahatma Gandhi. यही स्टेटमेंट गलत है। महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो नहीं था बच्चों, उन्होंने आके पहले और भी कई सत्याग्रह किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूशन वेर क्रिएटेड टू रिप्लेस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि इनफैक्ट कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के फेल होने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे पास में उनके रिप्लेसमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। जिन बच्चों को हमने ब्रिटिश स्कूल से निकाला, उनके लिए पढ़ने के लिए दूसरी स्कूल्स नहीं थी। जिन टीचर्स ने ब्रिटिश स्कूल्स की नौकरी छोड़ी, उनके पास दूसरे स्कूल्स नहीं थे जॉब ज्वाइन करने के लिए। जिन वकीलों ने कोर्ट में काम करना छोड़ा, उनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू नहीं था, जिस वजह से सबको वापस से जाना पड़ा। तो दोनों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। इट कॉल्ड फॉर टोटल बॉयकॉट ऑफ ऑल आर्म्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंडियंस। ये सही है कि हमने कहा कि हम स्कूलों में भी नहीं जाएंगे, हम उनके कोर्ट में भी नहीं काम करेंगे, उनकी नौकरी भी नहीं करेंगे, उनके प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो बिगैन विद दिस मूवमेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर मेरा ये हो जाएगा। कहाँ मुझे ये सारी चीजें मिलती है, देखिए पेज नंबर 33-34 पे नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921। तो कहीं ना कहीं साथ में ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में हमें ये भी पता चलता है कि फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप, मतलब बन जाने चाहिए थे, बनवाने चाहिए थे, लेकिन हम बनवा नहीं पाए, हमारे पास थे नहीं ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट इंस्टीट्यूशंस। इस वजह से सारे लोगों को वापस से, जैसे लॉयरों को गवर्नमेंट कोर्ट ज्वाइन करना पड़ा, स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन करने पड़े, टीचर्स को अपनी नौकरियां वापस लेनी पड़ी। तो this was very, very easy. Next question. There are two statements given below marked as assertion and reason. Read the statements and choose the correct option. Civil disobedience movement could not get the support of all sections of the society. बिल्कुल सही बात है। कौन सा सेक्शन था जिसका बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाया, ये पता चल जाए तो परफेक्ट रीजन मिल जाएगा इस असर्शन के लिए। तो रीजन बताया, अनटचेबल्स वेर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और जो रीजन है वो अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई हैव माय आंसर। एग्जैक्ट पैराग्राफ में आपको दिखाता हूं, पेज नंबर 43, नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री क्लास 10 का। Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables. तो ठीक है, fairly simple question. Moving ahead, next question. The First World War was an unusual war because, क्यों भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना अनयूजुअल क्यों था सर? क्योंकि उसमें केमिकल वेपन्स और बहुत ही WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज होने वाले थे। दुनिया के जो इंडस्ट्रियली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशन थे वो लोग लड़ने वाले थे। तो ये सारी बातें तो आपको मुंह ज़बानी याद है। आइए पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, बिल्कुल सही बात है। ऑब्वियसली इसमें इंडिया और अफगानिस्तान तो नहीं लड़ रहे थे। दिस वॉर वॉज बीइंग फॉट बाय द कंट्रीज विच वेर इंडस्ट्रियली वेरी वेरी एडवांस, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो। आगे चलते हैं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेर यूज्ड एट अ लार्ज स्केल, ये भी सही बात है। ब्रिटिश
policies were responsible for the outbreak of the war, the world was divided into power blocks. अब जो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 है उसको कोई भी रिफ्यूट नहीं कर सकता. 1, 2 एंड 4 बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये कहना गलत होगा. ठीक है, हम सबने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा है कि कैसे फ्रांस जो कि जर्मनी से हार गया था और जर्मनी ने उसके ऊपर में कॉम्पेंसेशन के क्लॉजेस लगा दिए थे एंड फ्रांस फेल्ट ह्यूमिलिएटेड. फ्रांस की टेरिटरी भी कैप्चर कर ली गई थी. कहीं ना कहीं वहाँ से इस वॉर के शुरुआत होती है. तो हम थर्ड वाले ऑप्शन को हम कह रहे हैं कि वो इनकरेक्ट है. तो जहाँ पे थर्ड नहीं है वो सारे की सारी बातें सही है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया. तो हिस्ट्री के क्लास 10 के चैप्टर मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पेज नंबर 68 पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी. यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा है वॉर फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स, वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा. ये सारी बातें आपको मिल जाती है. सिर्फ बस वो ब्रिटिश पॉलिसी वाली बात नहीं मिलती है, तो हमारा आंसर ढूंढना आसान हो जाता है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसरॉम as propounded by Nazism was related to enunciation of the principles of social superiority of the Aryans, throwing away of the undesirable children out of school, treating mothers as the most important citizen, या फिर acquiring new territories to enhance the area of the mother country. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज हिटलर की जो इच्छा थी कि भैया जो सारा एरिया पहले जर्मन्स के पास था वो सब कुछ वापस जर्मन को मिले. तो he believed that new territories had to be acquired for settlement. This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and power of the German nation. तो जो हिटलर की imperialism थी उसी का कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन था लिबेंसरॉम, जिसका मतलब होता है कि भैया अपनी मदरलैंड में ज़्यादा टेरिटरी ऐड करो, दूसरे कंट्रीज को एनेक्स करके उनको जर्मनी के साथ अटैच करते चलो. चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements related to the ideas of liberalism in 19th century Europe are correct? Correct वाली चीज ढूंढनी है बच्चों. Freedom for the individual and equality of all before the law. Yes, लिबरलिज्म की लोगों की ये मांग थी कि ऐसा किया जाए. कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि लिबरलिज्म वाले लोगों की ये भी इच्छा थी कि भैया उनको मोनार्की सिस्टम की जगह ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पे उनकी मर्जी के अनुसार का गवर्नमेंट आए. यूनिवर्सल सफ्रेज, सफ्रेज का मतलब होता है बच्चों राइट टू वोट, और ये वाली बात गलत हो जाएगी क्योंकि लिबरल्स को हम सही मानने में डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते बिकॉज दे डिड नॉट वांट द विमेन टू वोट. बी इवन इन the case of males they only wanted those people to vote or be eligible to vote जिनके पास में एक certain amount of property हो. तो यूनिवर्सल हर किसी को वोट करने का अधिकार देने के फेवर में वो लोग नहीं थे. फ्रीडम ऑफ मार्केट्स ऑफ कोर्स उनकी डिमांड थी. सो थर्ड वाला पॉइंट सही नहीं है, बस उसको हटा के जो ऑप्शन हमारे पास बचे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, कहाँ हमको ये चीज मिलती है? पेज नंबर 9, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में. Equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. ठीक है जी, तो लिबरलिज्म वाले यूनिवर्सल सफरेज के फेवर में नहीं थे, ये बात बिल्कुल क्लियरली हमें पता चल जाती है. इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों. तो मैं जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहूँगा, all that I would want to say before ending this video is that guys, आज मैं आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने शायद आज तक एनटीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचा था, या उनको लगता था कि स्टेज 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और एसएस से बहुत डर लगता है. तो ये वीडियो को देख के आपको इतना तो पता चला होगा कि यूजुअली जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर मुझे ये डेट याद नहीं होती है और मुझे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जो इकोनॉमिक्स में डेटा रहता है ईयर वाइज वो याद नहीं होता है. आपने अगर आज का पेपर देखा बच्चों, क्या आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा था कि ये कब पैदा हुआ, ये कब मर गया, ये वॉर कब हुआ? इस तरह की बातों से बिल्कुल भी इस क्वेश्चन पेपर का कोई वास्ता नहीं था. एट द सेम टाइम ना ही आपको कोई बहुत ही हैवी ड्यूटी डेटा याद करने की बात थी. इट वाज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन. आपने अच्छे से अगर चीज़ों को समझा है, चैप्टर की बात अगर आपने अच्छे से समझी है, तो आपके लिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल वाले स्टेज के तो नहीं थे। हम इजीली कह सकते हैं कि इसमें से 30 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, जिनको आसानी से किया जाना चाहिए था। ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन थोड़े चैलेंजिंग कहे जा सकते हैं, बट बाकी ऑल इन ऑल पेपर में आप बहुत आसानी से 35 प्लस का स्कोर ला सकते हैं ऐसे पेपर में। तो बस इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूड रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड इफ़ you want any other help, if you want me to cover something specific, अगर आपको एसएस में कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू कवर दैट फॉर यू। थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।